नाज़रीन आदाब। इमरान खान माइनस हो गए, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया कैसे, और माजी के साथ जुड़े चंद वाक़यात के साथ इसका एक तकाबली जायजा लेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको चंद खबरें बताएंगे। बाप बेटे में सुलह हो गई, लेकिन रजा रब्बानी के साथ क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन अब आते हैं ब्लॉग की जानिब। आज अभी अब से कोई शायद घंटा हुआ होगा, अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खबर आई है, और बड़ी अच्छी खबर है वैसे तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। एवन फील्ड रेफरेंस हुआ है जिसमें मैं बहुत अरसे से ये कहता हूँ कि जज साहब ने जब ये सजा लिखी तो उन्होंने करप्शन में सजा नहीं दी, उन्होंने लिविंग बियॉन्ड मीन्स में सजा दी। जब तक आप करप्शन को एस्टेब्लिश ना करें, लिविंग बियॉन्ड मीन्स कैसे हो सकता है? ये बड़ा एक बुनियादी कानूनी नुक्ता है। उस वक्त भी मैंने जब ये सजा हुई थी, उस वक्त जब मैं जहाँ भी रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त मैंने रिपोर्ट किया था, उस वक्त अपने बीपर में या अपने तजिए में ये भी कहा था। लेकिन अब इस पर 7 साल गुजर गए इस बात को। 7 साल के बाद इस दरमियान में बहुत कुछ हुआ, पुलों को नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया। नवाज शरीफ साहब लंदन में थे जब सजा हुई, उसके बाद वो बेटी का हाथ पकड़ कर आए, फिर अडियाला जेल चले गए। उसके बाद बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया, नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहाई मिली। मरियम नवाज बरी हो गई, बाद अज़ा बरी हुई, उन्हें भी इब्तदाई तौर पर पेरोल पर रिहाई मिली। फिर नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुंचे, उन्होंने अपने घर में, जब अभी लाश नहीं पहुंची थी बेगम कुलसूम नवाज की, लेकिन वो बहुत उदास थे, परेशान थे। वो उन्होंने अपने आप को मेरे ज़राए के मुताबिक कमरे में बंद किया, और खिड़की खुली रही ताकि ताज़ा हवा आती रहे, लेकिन वो फैमिली फ़ोटो निकाल कर बैठ गए, अपनी यादों को ताज़ा करते रहे। ये ज़ाहिर सी बात है, हर नॉर्मल नॉर्मल आदमी को करना होता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन खबर आई कि वो तो उनके तो प्लेटलेट्स कम हो गए, तो वो पंजाब कार्डियोलॉजी ले जाए गए, माफ़ कीजिएगा, शेख जायद हॉस्पिटल। उसके बाद फिर वो पंजाब कार्डियोलॉजी में भी गए, और फिर वहाँ डॉक्टर शमसी कराची से तशरीफ लाए, उन्होंने भी रिपोर्ट दी, यास्मीन राशिद साहिबा ने भी रिपोर्ट दी, और नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट्स का इलाज कराने बाहर चले गए। अब वो वापस आए और उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया। इस दरमियान में उनकी अपील चलती रही। एक अपील उनकी मुस्तरद हो गई थी, फिर अपील के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। वो ख्वाजा हारिस उनके वकील थे। ख्वाजा हारिस बाद इमरान खान के वकील हो गए, और उसके बाद अब सलमा परवेज, ख्वाजा परवेज उनके वकील थे, और फिर आजम नजीर तारड़ और बाद दीगर वकला। लेकिन आज उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जरा, नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इंसाफ मिल गया, उनके भाई ने भी कहा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ कुछ नैब का भी शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि इसमें खबर ये है कि नैब ने वो अपील ही वापस ले ली थी जो सजा की बरियत के खिलाफ थी। नवाज शरीफ को पिछले दिनों में एक बरियत मिली थी, जब पीडीएम की हुकूमत थी, उनके भाई वज़ीर आज़म थे, उस वक्त बरियत मिली थी, और बरियत के खिलाफ एक नैब ने अपील फाइल की थी। वो अपील आज वापस ले ली तो नवाज शरीफ साहब बरी हो गए। लेकिन इसमें जो बुनियादी नुकता है वो वही है। अदालत ने भी यही कहा कि जो बुनियादी फैक्ट्स थे वो मुकम्मल नहीं थे, और नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको लिविंग बियॉन्ड मीन्स में सजा दी गई थी, करप्शन नहीं दी गई थी। लेकिन इसका नाज़रीन अगर हम माजी में तकाबला करें बेनज़ीर भुट्टो के साथ, जो मुकदमात थे और जो सलूक था उसके साथ, तो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब केस थे, राशिद जरदारी के खिलाफ थे, खास तौर पर वो जो $6 अरब के या $6 अरब का केस था स्विट्जरलैंड में, वो उस हवाले से हसन वसीम अफजल साहब यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी होते थे, नैब में होते थे। सैफुर रहमान का दफ्तर था पीएम हाउस में, पीएम ऑफिस में। उस जमाने में वो वज़ीर आज़म ऑफिस कराता था। मेरी मौजूदगी में एक अफसर के कमरे में बहुत सारे दस्तावेजात तैयार हुई, और वो दस्तावेजात बाज़ पेश हुई लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस मलिक अब्दुल कयूम, जिनको बेनज़ीर भुट्टो की शिकायत पर निकाला गया था, शहबाज शरीफ से बात करते हुए बेनज़ीर भुट्टो को और आसिफ जरदारी को सजा देनी थी, वो सजा, वो गुफ्तगू होते हुए उनको ऑडियो टेप आई थी। जस्टिस राशिद अजीज पर भी कुछ इल्ज़ाम थे, उनको और जस्टिस मलिक अब्दुल कयूम को निकाला गया था। लेकिन उन्होंने, जस्टिस कयूम ने उस वक्त वो फाइलें उठाकर फेंक दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये आपने मेरे सामने पेश कर दी है, आइंदा न कीजिएगा वरना सजा दे दूंगा। हालांकि फेक डॉक्यूमेंट, फेक शवाहिद पेश करने पर सजा उस वक्त बनती थी, लेकिन उस वक्त मामला और थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो को कई साल अदालतों में रुला गया, और उनको इंसाफ ना मिला आखिर तक। आसिफ अली जरदारी को भी ये जब वो एनआरओ हुआ तो उसके तहत कहा जाता है कि उनको इंसाफ मिला।
लेकिन उस वक्त मैंने जो स्विस अटॉर्नी जनरल थे जपली, उनका मैंने भी इंटरव्यू किया था। चंद लोगों ने पाकिस्तान से में किया था उनका इंटरव्यू, पाकिस्तान से कॉल टेलीफोन पर। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था अपनी खबर के लिए। उनका ये कहना था कि जब ये पाकिस्तान की जानिब से एनआरओ हुआ और हमें हुकूमत पाकिस्तान का म्यूचुअल असिस्टेंस के खात्मे का खत आ गया, तो हम तो ऑलरेडी ये फैसला कर चुके थे कि हम ये मुकदमात ख़त्म कर रहे हैं और हम इसको इसका रिकॉर्ड जो है वो हम वापस दे रहे थे। बाकायदा वो रिकॉर्ड पाकिस्तान हाई कमीशन के हवाले किया गया, उसी के हवाले करना था। वाजिद शमसुल हसन मरहूम जो है वो लंदन में हाई कमिश्नर थे, उनके हवाले किया गया। लेकिन बहरहाल वो बेनज़ीर भुट्टो उस इल्ज़ाम से और आसिफ जरदारी उस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सके। नवाज शरीफ साहब बरी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माजी में इसको एक और मिसाल अगर इसकी हम देखें तो वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए थे। वो उस वक्त अयूब खान की हुकूमत थी। तो ये हमारी बदकिस्मती रही है कि सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। लेकिन अच्छा हुआ नवाज शरीफ साहब बरी हो गए। फ्लैगशिप रेफरेंस में भी यही होगा, नैब अपनी अपील वापस ले लेगी। अब भी नैब ने अपने दलाइल में कुछ नहीं कहा, नैब ने कोई शवाहिद नहीं दिए, कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी साबका गलतियों को तस्लीम किया, फिर अपील वापस ले ली। तो नवाज शरीफ साहब की बरियत हो सकी, वरना अगर नैब हट जाती तो फिर ये मामला कुछ आगे खिंच सकता था। लेकिन वसी तर मफाद में चूंकि अब ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आ रहे हैं, तो नैब ने भी अपने आप को थोड़ा कहा कि हम अपने आप को सीधा कर लेते हैं और वो अपील उन्होंने वापस ली। लेकिन ये पाकिस्तानी तारीख की बदकिस्मती है कि सियासतदानों पर केस बनाए जाते हैं। अगर सियासतदान ने करप्शन किया तो उसको सजा दे, ताकि एक मिसाल बन सके और आने वाला सियासतदान जो है वो ऐसी करप्शन ना कर सके। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। इमरान खान का मामला। इमरान खान माइनस हो गए। सियासत से माइनस हुए या नहीं, यह भी वक्त तय करेगा, लेकिन पार्टी से माइनस हो गए ऑलमोस्ट। शेर अफजल मरवत की बात प्रिवेल कर गई। उन्होंने ऐलान किया था शेर अफजल मरवत ने कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान खान के नुमाइंदा होंगे और वो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार होंगे, वही इलेक्शन लड़ेंगे। कल पीटीआई ने हस्बे मामूल एक उसका तरदीदी बयान जारी किया। पीटीआई के दोस्तों को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि झूठ बोलने और झूठ बेचने का कारोबार करते हैं। अगर कल बैरिस्टर गौहर हो गए थे तो कल उसको खामोश रह जाता, लेकिन अब पार्टी की भी सुक्की हुई, क्योंकि पार्टी ने ये ऐलान किया कि नहीं, बैरिस्टर गौहर नहीं हुए और खान साहब अभी अपनी फैसला करेंगे। और फिर खान साहब ने ये फैसला नहीं किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तकनीकी तौर पर और कानूनी तौर पर शेर अब्दुल मरवत का नुकता दुरुस्त था, क्योंकि उनको एक मामले में सजा हो चुकी है। अब वो सजा चूंकि हो चुकी है उनको अभी इलेक्शन कमीशन में उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला था। और उस मामले में अगर अगर वो फैसला आ जाता, जो इम्कान था 5 दिसंबर के बाद, तो फिर पार्टी का जो निशान था बल्ले का वो भी वापस हो सकता था। अब 20 दिन की मुद्दत भी इलेक्शन कमीशन ने दे रखी है, तो उसमें ये पार्टी का निशान भी बच सकता है अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन देखना ही होगा कि क्या वो लेट डाउन प्रोसीजर जो है, जो ले डाउन किया गया था, वो प्रोसीजर जो पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई ने हर जमात अपना आइन जमा कराती है, इलेक्शन का तरीकाकार जमा कराती है। पीटीआई ने भी अपना आइन और इलेक्शन का तरीकाकार तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में जमा करा रखा है। और उसमें पीटीआई का इलेक्शन जो है वो बड़ा एक मुश्किल किस्म का इलेक्शन है। नीचे वार्ड की सतह से ऊपर तक का इलेक्शन होना है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर आ जाते हैं, और मैं माइनस में इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टी का जब भी चेयरमैन, हमारा माजी गवाह है, जब भी पार्टी का चेयरमैन बदलता है तक हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। पीपुल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में थे तो एक नुसरत भुट्टो चेयरपर्सन थी, फिर बेनज़ीर भुट्टो को शरीक चेयरपर्सन बनाया गया। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी वालदा को अलग कर दिया। ये 1993 की बात है, इलेक्शन से पहले। उस वक्त शायद बेनज़ीर भुट्टो को ये जो इतलात थी, मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था। इतलात ये थी कि नुसरत भुट्टो जो है वो अपना चेयरपर्सन का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुर्तज़ा भुट्टो को शायद शरीक चेयरपर्सन मुकर्रर कर देंगी। मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो में उस वक्त हालात ख़राब थे। बाद सुलह तकरीबन हो गई थी, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट की थी उस वक्त भी दोनों से बात करने के बाद। लेकिन उससे पहले कुछ मामलात ऐसे थे जो हल करना थे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुर्तज़ा का टकराव था, अदारों के साथ मुर्तज़ा का टकराव था, मुर्तज़ा पर कुछ इल्ज़ाम थे और बेनज़ीर भुट्टो नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी बैन हो। अगर वो उस वक्त नुसरत भुट्टो ये कर देती तो पीपल्स पार्टी पर बैन लग सकता था। उसके बाद भी एक मरतबा ऐसा हुआ, ये जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई, ये भी इसी वजह से बनाई गई कि बेनज़ीर भुट्टो को ये खदशा था कि अगर मुझे नाअहल करार दे दिया जाएगा तो पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए ये पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई थी। बहरहाल अब वो मामला आगे चलता रहा।
तो हालात तब्दील हो गए। अब बैरिस्टर गौहर आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, पढ़े लिखे हैं, कानून और आइन को समझते हैं, उनको पता है बारीकियों का। फिर इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ ये एक हिदायत सामने आई थी, मैंने वो मैसेज इंग्लिश में देखा था जो पीटीआई के अंदर सर्कुलेट हो रहा था कि जी वो खान साहब ने कह दिया है कि फ़ौज के खिलाफ जो लोग तनकीद करते हैं उनको पार्टी के अंदर उनको जगह न दी जाए, उनको ओहदे न दिए जाए, उनको सामने न आने दिया जाए। अब किस किस को रोकेंगे? फ़ौज के खिलाफ बात करने वाले खुद शेर अफजल बर्रत बात करते रहे हैं और वो इमरान खान के तर्जुमान हैं, नायब सदर भी हैं पीटीआई के। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है, अब पता नहीं वाइस चेयरमैन कौन बनता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो, मैं अभी ये पेशीन को ही कर सकता हूँ कि बैरिस्टर गौहर बिल्कुल 360 डिग्री पॉलिसी तब्दील कर देंगे। बैरिस्टर गौहर आईनी कानूनी मामला को भी समझते हैं और वो मफाहमत भी जानते हैं। और फिर ये भी वक्त आ सकता है कि बैरिस्टर गौहर चेयरपर्सन हो तो उन्होंने चूंकि पोजीशन का एक तासुर बरकरार रखना है, तो फिर उनकी किसी सियासी कुव्वत के साथ इत्तेहाद हो जाए। और चूंकि बैरिस्टर गौहर पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बैरिस्टर गौहर काबिल कबूल भी है सबके लिए, तो इसलिए वो उनको पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद जो है वो हो सकता है। ये अभी इब्तदाई बात है, लेकिन ये आगे चलकर ये मटीरियलाइज हो सकती है, इसके 90% चांसेस है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले हफ्ते ये तासुर था कि नाराज होकर चले गए, पीछे पीछे आसिफ जरदारी भी चले गए। वो बख्तावर भुट्टो के बच्चों की कुछ खुशी थी, सदर भुट्टो ने भी इंग्लैंड से आना था, फिर आसिफ जरदारी की एक मीटिंग थी रॉयल फैमिली में, वो जाहिर सी बात उनके ताल्लुकात है, मीटिंग भी होती रहती है, तो वो हो गई, मुलाकातें सब हो गई। उसके बाद वापस आ गए। आसिफ जरदारी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी फिर कराची पहुँचे और अब दोनों बाप बेटा पहुँच गए हैं क्वेटा। कल पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। और इसमें मैंने पार्टी के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बाद बयान की ज़्यादा वजाहत की और आसिफ जरदारी ने अपने बयान की वजाहत की, और फिर सदर भुट्टो ने थोड़ा सा बिलावल को समझाया। आसिफ अली जरदारी से भी उन्होंने बात की और उसके बाद दोनों अब सेम पेज पर हैं। और तय यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जो उनका मौक़िफ़ है वो बयान करते रहेंगे। उसके उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो बयान करते रहेंगे। और आसिफ जरदारी जो है वो जो बातचीत की करने की ज़रूरत है, जहाँ मोरे सेट करने हैं, जहाँ मुज़ाकरात करने हैं, डिसीजन मेकिंग है, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के हवाले से, वो आसिफ जरदारी करेंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन एक खबर और है पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कि रज़ा रब्बानी जो है उनसे पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कुछ नाराज़ है। आसिफ जरदारी नाराज़ है, बिलावल भुट्टो का अभी नहीं पता चला। रज़ा रब्बानी को ये पैगाम दिया गया है, उनके पिछले दिनों में चंद बयानात थे जो सेनेट के अंदर थे और वो उन बयानात का पार्टी से बाहर भी संजीदा जगहों पर नोटिस लिया गया था। रज़ा रब्बानी से आसिफ जरदारी ने मेरी इत्तला के मुताबिक बात की और उनको समझाया है। उनका ये कहना है कि यह काबिल कबूल नहीं है, पार्टी पॉलिसी जो है उसको फॉलो करें। और उसमें पार्टी के ज़राए का तो ये कहना है कि रज़ा रब्बानी के साथ उनका इख्तलाफ अभी बरकरार है, ये इख्तलाफ पुराना है, ये चलता आएगा। लेकिन उसमें उन पर यह वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर वो अलग लाइन लेना चाहते हैं तो फिर वो फैसला कर लें, लेकिन पार्टी के अंदर रहकर उन्हें ये पार्टी के फैसलों पर अमल करना होगा। रज़ा रब्बानी ने भी मेरी इत्तला के मुताबिक यही फैसला किया है ज़राए के मुताबिक कि वो पार्टी की लाइन को टो करेंगे बाद मामलात में। ताहम जो पीपल्स पार्टी ओवरऑल आइन और कानून की बात करती है, उसकी बालादस्ती की बात करती है, वो जारी रखी जाएगी। रज़ा रब्बानी भी उसको जारी रखेंगे। नाज़रीन, चलते चलते एक और खबर सुन लीजिए। सदर मुमलिकत प्रॉपरली लेम डक हो गए। उनकी ऑफिशियल जो एंगेजमेंट्स हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात है, वज़रा से मुलाकात है, सरकारी अहदेदारों से मुलाकात है, फिर वो जो मुतसिब के फैसलों पर अपना एक उनको फैसला देना होता है, अपीलों का फैसला करना होता है, वो काम वो जारी रखेंगे। लेकिन उनकी सियासी मुलाकातें बंद हो गई हैं। जो उनसे लोग सियासी मुलाकातें करना चाहते हैं, उनको ऐवान सदर से मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे ज़राए ये कहते हैं कि बहुत मोहब्बत के साथ उनको मना कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। उनको भी पैगाम दे दिए गए हैं कि सदर मुमलिकत के साथ मिलने से गुरेज करें। सदर मुमलिकत को लेम डक कर दिया गया है। सदर अब अपना बस सरकारी काम जो है, सरकारी जिम्मेदारियाँ वही अदा करेंगे। ये नतीजा है उनकी पीटीआई से मोहब्बत का। अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर और भी चंद सख्त फैसले सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।